आज हम बात करेंगे सब्सक्राइबर्स के सवालात के हवाले से और उनके जवाबात को डिटेल में देखेंगे। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल पर आके क्वेश्चंस किए, कमेंट्स किए, अपनी नेक तमन्नाओं का और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मोटिवेट किया और मुझसे सवालात पूछे। मैं आप तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ। आप ही की वजह से ये चैनल आज इस स्टेज पे पहुंचा है और आप ही की वजह से ये चैनल में मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि मज़ीद वीडियोस ऐसी बनाऊं जिससे आप दोस्तों को फ़ायदा हो। मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। आज का हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि विजिट वीज़ा के लिए कवर लेटर को किस तरीके से बनाया जाए और रिजेक्शन के बाद कवर लेटर जो है वो किस तरह बनाना चाहिए। विजिट वीज़े के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कवर लेटर के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं। और रिजेक्शन में अमूमन जो पर्पस ऑफ विजिट लिखा होता है उसका ये मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कवर लेटर की ही वजह से आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। मेन जो चीज़ जो बनती है, अमूमन लोग ये समझते हैं कि कवर लेटर की वजह से हुआ है। कवर लेटर इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपकी फाइनेंशियल और सोशल टाइज हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अपनी सबसे पहले अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो अपनी फाइनेंशियल टाइज को फिक्स करें। अब सोशल टाइज तो ऑलरेडी जो अगर बंदे की शादी हुई है तो उसको क्या फिक्स करना है, लेकिन फाइनेंशियल टाइज को फिक्स किया जा सकता है। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल टाइज को या अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैंने इसी हवाले से एक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, काइंडली जरा उसको देख लीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर 3 महीने का ट्रिप कनाडा में करें तो कितने एक्सपेंस होते हैं उस पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, 3 महीने का ट्रिप करने का मतलब ये है कि वीजा ऑफिसर को शक में डालना। अब वीजा ऑफिसर ये सोच सकता है अगर आपकी जॉब है तो 3 महीने की छुट्टी कैसे मिलेगी आपको। इसका मतलब है कि आप छोड़ छाड़ के जॉब छोड़ के जा रहे हैं और फिर वापस नहीं आएंगे तो एक रेड फ्लैग आता है आपकी एप्लीकेशन पे। दूसरे नंबर पे अगर आपका बिजनेस है और आप 3 महीने के लिए कनाडा आना चाहते हैं तो फिर भी एक रेड फ्लैग आता है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बहुत तीर मारा तो 1 महीना लगाता है किसी जगह, क्योंकि उसको अपने बिजनेस की फिक्र होती है। 3 महीने के लिए कोई भी अपना बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। तो गुजारिश ये है कि जो लोग भी आते हैं या आ रहे हैं या आना चाहते हैं वो अपना प्लान 10 दिन या हद मारी 15 दिन का बनाए, उससे ज़्यादा का टूर प्रोग्राम ना बनाए। हाँ, बाद में आके अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो वो एक बात अलग चीज़ है, मगर अपना जो प्लान है वो 10 से 15 दिन से ज़्यादा का ना बनाए, क्योंकि जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने 3 महीने रहने का सोचा हुआ है तो पैसे कितने लगते हैं। पैसे आप यही जहन में रखें कि 8 से 10 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स ही लगेंगे, क्योंकि जब आप थोड़े दिनों के लिए आते हैं तो आपका एक्सपेंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्सपेंस ज़्यादा होता है। क्यों एक्सपेंस ज़्यादा होता है? आप होटल में रहते हैं और होटल की कॉस्ट, आप लिमिटेड डेज के लिए आते हैं तो होटल में रहते हैं और होटल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। वहाँ पे कुकिंग भी आपको बाहर से करवानी पड़ती है या बाहर से खाना पड़ता है। लेकिन जब आप लंबे अरसे के लिए आते हैं, 2-3 महीने के लिए आते हैं, तो फिर आप शेयर्ड रूम देखते हैं, कोई बेसमेंट देखते हैं किसी लोगों के साथ, तो उसमें एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है। आपके कुकिंग के भी एक्सपेंसेस बच सकते हैं उसमें, तो उसमें एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं लगते। कि मिसाल के तौर पे अगर 15 दिनों का या 12-13 दिनों का मैं कहता हूँ कि $5,000 होना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने का $10,000 एक बंदे का सफिशेंट है। उसकी वजह यह है कि $500-600, $700 में आपको एक कमरा मिल जाता है और खाना शाना बना मिला के सारा कुछ करके वो $1,000, चले थोड़ा सा घूमने फिरने के भी डाल लें तो $2,000 पर मंथ कर लें तो 3 महीनों का $6,000 सफिशिएंट पैसा है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया कि विजिट, क्या कनाडा को विंटर में विजिट किया जा सकता है। विंटर में विजिट किया जा सकता है, लेकिन अपना प्लान कोशिश करें कि कनाडा में समर में बनाएं, विंटर में ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि विंटर में ज़्यादातर कनाडा में बर्फ़ कोई हल्की फुल्की ये मरी वाली बर्फ़ नहीं होती कि जो आधे इंच, 1 इंच या 2 इंच होगी। यहाँ पे फुटों के हिसाब से बर्फ़ पड़ती है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक
स्टक होती हैं। और टूरिस्ट इसमें आके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते लोग, बल्कि जो यहाँ पे रहने वाले हैं बाज़ औक़ात जब नवंबर दिसंबर या जनवरी आता है बर्फ़ से बाज़ औक़ात वो भी तंग पड़ जाते हैं। तो -30 पे -40 पे को वो टूर प्रोग्राम बनाने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। तो उसमें बहुत प्रोफाइल मजबूत हो या बहुत कोई स्ट्रॉन्ग दलील हो आपके पास, तो फिर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं। अदरवाइज विंटर में वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना इतना आसान काम नहीं होता। उसके बाद वीज़ा मिल जाए तो डेट्स आगे पीछे कर सकते हैं। भाई मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने प्लान बनाया है कि उसने अगस्त में आना है और वीज़ा उसके पास मिल गया और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो अगस्त में नहीं आना चाहता, वो अगले साल अगस्त में आना चाहता है, तो वो आ सकता है। क्योंकि वीज़ा मिलता है 5 साल या 10 साल का या पासपोर्ट की वैलिडिटी का। उतने अरसे तक, मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे को 2023 से 2028 तक का वीज़ा मिला है तो आखिरी साल तक, आखिरी वैलिडिटी तक, वीज़े के आखिरी दिन तक वो एंटर हो सकता है कनाडा में। लेकिन आखिरी दिन तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, आखिरी दिन से जरा पहले आना चाहिए, क्योंकि फिर वो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में या यहाँ पे जब इमिग्रेशन में आप आते हैं वो ये पूछ सकते हैं यार कि 5 साल तुमने गुजार दिए, तुम्हें नहीं याद आई, अब आ गई है। तो अगर साल 2 साल ऊपर नीचे होते हैं तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें आप आ सकते हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लोगों में कि यार मेरी वालदा बीमार थी या मेरी फैमिली में कोई मेंबर बीमार था या मुझे छुट्टी मेरी कैंसिल हो गई या मामला बिजनेस के कोई ऐसे मामला हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों के जो प्लान्स हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन उस पर आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल है जी कि अगर 1 हफ्ते के पैसे आपने शो किए हों इमिग्रेशन ऑफिसर को या आपने बताए हो कि जी 5000 और आप एक्सटेंड कर लें, तो देखिए वीज़ा ऑफिसर ने तो आपको उस प्लान के मुताबिक देखना है जो आपने दिया हुआ है। आपने अगर 15 दिन का प्लान दिया तो वो 15 दिन के हिसाब से आपके पैसे देखेगा। आपको एक दफ़ा उसने इन कर दिया, उसके बाद अगर आप अपना प्लान एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर उसमें पैसों का कोई इतना वो मामला नहीं है, फिर वो कौन सा आके आपसे पूछेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करना है, अपना स्टे एक्सटेंड करना है, तो 5-6 हज़ार भी मैंने आपको बताया कि 2000 पर मंथ के हिसाब से कम 3 महीने तो आपके निकल ही जाते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि यूएई में हूँ और फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे अकेले अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, इस सवाल का जवाब आपके अपने पास है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट तगड़ी है, अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल टाइज आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि आप फैमिली के साथ कर सकते हैं, तो आपको फैमिली के साथ करना चाहिए। और अगर फाइनेंशियली आप इतने नहीं हैं तो फिर आपको अकेले में करना चाहिए। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास 10 से 15 हज़ार डॉलर है, फिर बता रहा हूँ 10 से 15 हज़ार कैनेडियन डॉलर है तो आप अकेले अप्लाई करें। और अगर आपके पास 25,000 कैनेडियन डॉलर या इससे अबव है तो आप फैमिली के लिए कर सकते हैं। फैमिली से मुराद ये है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ये नहीं है कि 15 बंदों का खानदान हो। अगर उस हिसाब से अगर बड़ी फैमिली होगी तो फिर ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, इसके बाद है जी कि उबर ईट्स के लिए कौन सा वीजा लेके आना पड़ता है? उबर ईट्स के लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। उबर ईट्स का कोई वीजा नहीं है, कोई ऐसा वीजा नहीं है जिस पे आप उबर ईट्स कर सकें। उबर ईट्स जब आप ऐप में अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो वो आपसे वर्क परमिट मांगते हैं, और वर्क परमिट होगा तो आपको, और ओपन वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उबर ईट्स कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो बाहर से कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप, कोई ऐसा वीजा नहीं है जिससे आप वहां से आके तो उबर ईट्स पे काम कर सकें। यहाँ पे आके अपने आप को लाइसेंस अपग्रेड करना पड़ेगा, वर्क परमिट लेना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो उबर ईट्स कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं। करीब 75 लाख रुपए थे मेरे पास, पाकिस्तानी शायद, और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और एप्लीकेशन जनरेटेड फंड था। अब ये मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन जनरेटेड फंड से क्या मुराद है इनकी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इनके पैसे जो है ना वो इकट्ठे शायद पड़े हुए थे। तो इकट्ठे पैसे अगर पड़े हों, और या फिर उन्होंने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया कि जो बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट मिलती है या एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये पैसे, ये इनकी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वेरीफाई भी हो सकता है, वो नहीं लगाया, तो शायद इस वजह से हुआ है। तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ज़रा क्लियर कर दें।
लेकिन अगर 75 लाख रुपए थे तो भी मेरे हिसाब से आपको अगर पैसों की ट्रांजैक्शंस रेगुलर नहीं है तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग वो कमेंट किया कि वीज़ा एम्बेसी के मूड पर डिपेंड होता है। मेरा नहीं ख्याल जी कि वीज़ा एम्बेसी ऑफिसर के मूड पर डिपेंड करता है। 19-20 में हो सकता है कि यार एक बंदा है जिसको यानी कि 80% मार्क्स चाहिए और 79% है, तो अब मूड उसका ऑफ है तो शायद वो उसको रिजेक्ट कर दे, और अगर मूड अच्छा है तो 1-8% शायद मैं ह्यूमन उसको वो कह लेता हूँ कि इंस्टिंक्ट के तौर पे आप उसको शायद ह्यूमन मार्जिन आप दे दें या मार्जिन ऑफ एरर दे दें 1% 2%, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के फंड्स बिल्कुल ही इम्प्रॉपर हैं और वो उसको मूड अच्छा था वीजा ऑफिसर का उसको मिल जाए, ये बहुत कम चांसेस होता है। स्पॉन्सर लेटर के हवाले से कि अगर स्पॉन्सर लेटर आया हुआ है किसी बंदे का और उस पर वीजा मिला हुआ है उसको, तो क्या एयरपोर्ट पे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं? जी हाँ, स्पॉन्सर लेटर के हवाले से एयरपोर्ट पर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आपने जो भी स्पॉन्सर लेटर लगाया है उसके हवाले से प्रिपरेशन करके आए। मेरे लास्ट 2-3 दोस्तों से जो बात हुई है, जो भी रिसेंटली आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनकी पहले जो आए हैं उनकी किसी की डिटेल इंटरव्यू नहीं हुए, लेकिन जो लास्ट 2-3 बंदे आए उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना पंजाबी में ईची पीची फरोली है और इतना चेक किया कि कोई हिसाब नहीं। बल्कि एक दोस्त को तो उन्होंने थोड़ा सा शक की बुना पर सिर्फ 1 महीने का 30 डेज का उन्होंने वीजा दिया है उसको। हालांकि वो घूमे फिरे भी काफी हुए थे, उनके पास पैसे भी थे, लेकिन पता नहीं किस चीज से उनको शक हुआ और उन्होंने उनको 1 महीने का वीजा दिया। तो बेहतर यह है कि आप जो है स्पॉन्सर लेटर के हवाले से अपनी प्रिपरेशन करके हैं। एक और दोस्त है, उन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी 1 लाख सैलरी है और कैश में है, वीजा के कितने चांसेस हैं? बात यह जी कि अगर तो कैश पे है और आपकी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, फिर तो मैं कहूंगा कि वीजा मिलने के चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि कैश को आप साबित कैसे करेंगे? 1 लाख की घड़ियां रखेंगे, तस्वीर बनाएंगे, कैसे वीजा ऑफिसर को बताएंगे कि मेरी क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है? दूसरी बात यह है कि 1 लाख सैलरी होना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि उसमें से आप बैंक में डाल के खर्च करके बाकी बचते कितने हैं। 1 लाख का 1 लाख खर्च करते हैं तो चांसेस कम है, फिर क्या चांसेस होने हैं फिर आपके? और अगर 1 लाख में से अच्छी अमाउंट बच जाती है, इतनी अमाउंट बच जाती है कि वो 6 महीने 8 महीने बाद 10 महीने बाद वो आपका कोई टूर प्रोग्राम को जस्टिफाई करती है, फिर तो चांस है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। और कैश पर तो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। दुबई पाकिस्तान बैंक स्टेटमेंट कौन सी अच्छी है? ये एक दोस्त ने शायद दुबई से पूछा है कि दुबई की या पाकिस्तान की दोनों स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं जी आप, और अगर दोनों ना लगाना चाहें तो दोनों में से जो तगड़ी स्टेटमेंट है जिसमें अच्छी ट्रांजैक्शन हुई हुई है वो मैटर करती है ज्यादा। अच्छा, एक और दोस्त ने पूछा है जी कि होटल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग डमी होनी चाहिए या ओरिजिनल होनी चाहिए? इस सवाल का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, मैं दोबारा दे देता हूं। होटल बुकिंग और एयरलाइन बुकिंग ये टेंटेटिव होती है, होनी भी चाहिए, पैसे नहीं खर्च करने चाहिए इस पर। लेकिन एक बात याद रखें कि जब मैं टेंटेटिव की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ से लिख के बना दें या कोई ऐसी फेक कागज लगा दें। इसका मतलब यह है कि आपने पेपर वर्क किया हो, आप ये कि कोई निकाल लें, 1 आध दिन 2 दिन के लिए, वो भी मिल जाती है। कोई किसी भी एयरलाइन की आपको एयरलाइंस मिल जाती है जहां से आप एक टेंटेटिव, आपको कम से कम ये पता हो कि किस दिन जाती है वो एयरलाइन, वहां पे किस टाइम पहुंचती है, कितने रस्तों से गुजरती है, तो ये तो आपको पता हो ना। एज ए टूरिस्ट आप जब प्लान कर रहे हैं और आपने प्लान किया हुआ है कि जी मैंने जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये किस दिन पाकिस्तान से उड़ती है, या अगर वहां से आना है, आपने दुबई से आना है, तो दुबई से जो एयरलाइन है एमिरेट्स किस दिन उड़ती है, कब कब उनकी फ्लाइट्स होती हैं, यहाँ पे कितने बजे पहुंचती है, ताकि फिर उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी। और इसी तरह आपने होटल बुकिंग भी जो है ना फेक नहीं डालनी। फेक में और टेंटेटिव में फर्क है। फेक का मतलब यह है कि आपने ऐसी कोई नेट से नाम देखा और आपने डाल दिया उसमें। आपने बाकायदा बुकिंग करनी है, आपने पेड नहीं करनी। फ्री बुकिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, बगैर क्रेडिट कार्ड के भी बुकिंग अवेलेबल होती हैं। काफ़ी सारी ऐप्स हैं, मैंने जिक्र भी किया हुआ है, booking.com पे जाएं, और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जहाँ से हो जाती है। तो आपने, क्योंकि आपने एड्रेस भी डालना है और फिर प्लान भी देना होता है कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचूंगा, किस तरीके से पहुंचूंगा, और फिर वो अगला बंदा देखता भी है कि यार ये ऐसे शहर के अंदर किया, ये शहर से भी पता लगे 300 मील बाहर किया हुआ है ऐसे होटल, इसको पता भी है कि कहाँ पे जिसने रहना, पेपर वर्क किया हुआ या नहीं, तो बेसिकली आपका प्लान देख रहे होते हैं वो।
अच्छा जी, सऊदीया से हैवी लाइसेंस है तो वैलिड है। सऊदीया से लाइसेंस हो या किसी भी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ कनाडा का कोई एग्रीमेंट नहीं है लाइसेंस के हवाले से। कुछ ममालिक के साथ है, जैसे अमेरिका के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, यूरोपियन एक दो कंट्रीज के साथ है, उनके साथ ये रेसिप्रोकेट करते हैं। उनका लाइसेंस चेंज हो जाता है यहाँ पे, यहाँ का लाइसेंस वहाँ पे चेंज होता है। लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्री कोई भी नहीं है, सऊदीया नहीं है, कुवैत नहीं है, दुबई नहीं है, ये ममालिक नहीं है। तो यहाँ का आके आपको सिर्फ एक फायदा होगा कि आपको टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको वेरीफाई करेंगे, 10-15 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन हो जाती है और आपका टेस्ट होगा, यानी कि आप उससे ट्राई लेंगे। और मैंने ये देखा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो लोग वहाँ से जो आते हैं वो पहली ट्राई में कर जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया से जो आते हैं वो एक पहली 2 ट्राइयाँ उनकी रह जाती हैं, उनका थोड़े से पैसे लगते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आते हैं वो पहली ट्राई में अमूमन निकल जाते हैं, नहीं तो दूसरी ट्राई में अमूमन निकल जाते हैं। तो वो लाइसेंस लेना यहाँ पे लिया जा सकता है। और ट्रक के लाइसेंस के लिए एक बाकायदा मेल्ट टेस्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी क्लासेस होती हैं, उसकी फीस होती है, वो करना पड़ता है, तब जाके ट्रक का लाइसेंस मिलता है। वो यहाँ पे इतना आसान नहीं है। दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन 4 जगह उन्होंने बताई है जी कि यहाँ की इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, सैलरी अच्छी है, प्रॉपर्टी है, कराची पुलिस में शायद काम करते हैं। सिंगापुर एक अच्छा मुल्क है और थाईलैंड, मलेशिया की भी हिस्ट्री ठीक है। अगर हो सकता है तो 1-2 मुल्क और ऐड कर लें, बाकू, ये अजरबैजान को ऐड कर सकते हैं आप, टर्की एक अच्छा मुल्क है, टर्की को ऐड कर सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और अगर सैलरी अच्छी है आपकी, इन पे भी ये जो अभी आपने ममालिक बताए हैं इस पर भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 मुल्क और हो जाते हैं तो आपका केस और मजबूत हो जाता है। अब सैलरी अच्छी से मुराद क्या है ये मुझे नहीं पता। सैलरी किसी के लिए, वीज़ा ऑफिसर के लिए 1 लाख 2 लाख भी अच्छी हो सकती है सैलरी, और ये भी हो सकता है कि 10 लाख भी अच्छी ना हो। 2 लाख में से अगर वो 1 लाख बचा रहा है तो वो एक अच्छी सैलरी कंसिडर होती है कि 1 लाख उसका एक्सपेंस है और 1 लाख वो बचा रहा है। और 10 लाख बुरी सैलरी कंसिडर होगी अगर वो 10 लाख है और 10 का 10 लाख बंदा यकम फर्स्ट को वो सैलरी लेता है और 20 तारीख को खत्म हो जाती है, तो ये अच्छी सैलरी नहीं है। इसका मतलब है उसके एक्सपेंसेस ज्यादा है। कहते हैं एवरेज प्राइस ऑफ LMIA क्या है? अच्छा, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 1000 कैनेडियन डॉलर्स है, वो भी एम्प्लॉयर पे करता है। फिर उसके बाद अगर कोई बंदा LMIA लेता है, इलीगल लेता है, तो डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर उसका सिरे से एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जहन में रख के आए कि 50,000 कैनेडियन डॉलर में भी शायद उसको मिल सकता है, 50,000 डॉलर प्लस माइनस। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके पास स्किल है, एजुकेशन है, तो वो उसको फ्री में भी मिल सकता है। तो इसकी कोई एवरेज प्राइस नहीं है, ये वेरी करती है जी बंदे पर, उसके एक्सपीरियंस पर, कंपनी पर, ये काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं। फिर एक बंदा जॉब जो यूकॉन में है उसकी जॉब अगर वो अल्बर्टा में ढूंढ रहा है तो यहाँ पे तो उसको कहीं से कहीं रेट मिलेगा उसको। यूकॉन में हो सकता है वो बंदा उसको वही जॉब उसको वहाँ पे बगैर पैसों के मिल जाए। इसी तरह अगर कोई बंदा जिस पेट्रोलियम की जॉब है या और काफ़ी सारी चीज़ों की जॉब्स है वो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहा है और जॉब्स यहाँ पे हैं, अल्बर्टा में है, तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे, मुफ्त में उसका काम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है जी कि रिफ्यूजी क्लेमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? रिफ्यूजी क्लेमेंट्स के लिए कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई नंबर ऑफ 5, 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, हर केस जो है वो डिफरेंट होता है और हर केस के हिसाब से एक्सपर्ट्स के साथ जब आप डिस्कस करते हैं, लॉयर के साथ डिस्कस करते हैं, तो उनकी रहनुमाई के मुताबिक आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने होम कंट्री से मंगवाने पड़ते हैं। ये पहले नहीं बताए जा सकते। ये कोई एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट नहीं है कि जी जो हर मुल्क की आप उधर से गवर्नमेंट से ले लेंगे और यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे या कोई वहाँ, ऐसा नहीं है। ये केस टू केस और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और एरिया टू एरिया वेरी करता है। ये जब तक एक्सपर्ट्स से ना मिलें आप, जब तक लॉयर से ना मिले, वो आपको गाइड करता है कि यार ये चीज़ें जो आपकी स्टोरी के मुताबिक ये चीज़ें जो हैं वो आपकी रिक्वायर है, वो आप मंगवा लें, तो वो आप मंगवा लेते हैं बाद में। उसके बाद जी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि जी मेरे अंकल हैं जी 25 साल से और वो बुलाते नहीं हैं।
अब बात यह है जी कि मैं रिश्तेदारों पर वीडियो बना चुका हूँ और मुझे पता है आपने तो कहा बुलाते नहीं है, यहाँ पे तो फोन ही उठाते नहीं देखा बड़े लोगों को कि वो रिलेटिव्स के फोन आ रहे होते हैं, उठाते नहीं है। वो कहते हैं यार खैर है, कोई ये करते रहते हैं। तो बात यह है कि अगर वो नहीं बुलाते तो आप खुद आ जाएं, आप अपनी चीज़ें खुद मेहनत करें, तैयार करें और खुद आ जाएं। और एक और आखिरी जो 2 सवाल आखिरी, एक सवाल ये है जी कि आपने जो बनाई है वो शेफ्स के हवाले से तो बहुत अच्छी है, बुचर के हवाले से या और जॉब्स के हवाले से नहीं है। तो भाईजान जहाँ पे मैंने वो जॉब टाइटल में कुक डाला था, वहाँ पे अगर आप बुचर डालेंगे तो बुचर की सारी जॉब्स आ जाएंगी। वहाँ पे अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट डालेंगे तो आईटी की जॉब्स आ जाएंगी, और अगर आप एचआर की डालेंगे तो एचआर की जॉब्स आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। तो ये अब आपके करने का काम है। मैंने अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 1000 जॉब्स हैं तो मैं 1000 टाइटल्स के हिसाब से वो डालूं और फिर वो बार बार पोस्ट करूं। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना। अगर आपको समझ आ गई है, आप उसमें पुट करें अपना जो भी प्रोफेशन है तो उसके हिसाब से जॉब्स आ जाएंगी। और फाइनल क्वेश्चन ये है कि जी असाइलम के चार्जेस क्या हैं भाई, यानी कि असाइलम जब आप अप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल में शायद इनका क्वेश्चन ये था, तो उस टाइम क्या क्या जो है वो चार्जेस होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है वकील पर कि वकील की क्या फीस है, क्या वो केस को देख के तो उनको क्या लगता है और किस हिसाब से, यानी कि वो ये लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि एक बंदा जो नया लॉयर हो वो हो सकता है थोड़े कम पैसे ले, जो ज़रा एक्सपीरियंस्ड हो वो थोड़े ज़्यादा ले, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो वो उससे भी ज़्यादा ले। तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी जब तक आपका केस डिस्कस नहीं होता वो नहीं होता। और फाइनल क्वेश्चन है जी असाइलम में टोटल कितना टाइम लगता है। अल्बर्टा में जो असाइलम लोग करते हैं, अल्बर्टा के हवाले से मैं बात करता हूँ, तो तकरीबन 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम लगता है अल्बर्टा में फाइनल हियरिंग में। फर्स्ट हियरिंग तकरीबन महीने, 1.5 महीने 2 महीने में आ जाती है, और फाइनल हियरिंग जो है वो तकरीबन 6 मंथ से 1 ईयर के दरमियान आती है। और फिर पीआर तक आप उसमें 1 साल और डाल लें, तकरीबन जो पीआर है वो एंटायर प्रोसेस तकरीबन 2-1 साल में हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने कोशिश की है तमाम दोस्तों के सवालों का जवाब दूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स और क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स और क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।